बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और आरती ठीकू सिंह जी हमारे साथ आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आरती जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताना चाह रहा था, लेकिन एक अपडेट बिहार से मैं आपको दे दूं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में थे और वहां उनके काफिले पर हमला हुआ है। काफी हंगामा वहां पर दिखाई दे रहा है, तो उनके ऊपर हमला हुआ ऐसा बताया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, लखीसराय की तस्वीर है। वोटिंग के दौरान हंगामा, लोग दिख रहे हैं नारे लगाते हुए, काफी पुलिस वहां मौजूद है उनके बीच में। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर पत्थर चला है, पत्थरबाजी हुई है विजय कुमार सिन्हा के गाड़ियों के ऊपर, ये जानकारी हमें मिल रही है। अच्छा, ये गाड़ी आपको सामने दिख रही है। लोग इतना गुस्से में क्यों हैं, लेकिन ये अपडेट मैं आपको देता हूं। वो सभी, और डिप्टी सीएम है, वो उनके अपने सुरक्षाकर्मी भी हैं, पुलिस भी है। अच्छा, बाहर ही थे, उनके सामने ही सब ये लोगों का गुस्सा, नाराजगी सब जाहिर हो रही थी। ये भी जानकारी आ रही है कि पत्थर भी फेंका गया है उनकी गाड़ी की तरफ। अब बीच वोटिंग में ऐसा वहां क्या हुआ, किस बात की नाराजगी थी? विजय कुमार सिन्हा से कोई नाराजगी थी या बस उनके सामने गुस्सा निकला, तो देखना होगा। कुछ देर पहले उन्होंने आरजेडी के कार्यकर्ताओं में कोई हल्की क्षेत्र है या कुछ है, उस पर शिकायत भी दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन। विजय कुमार सिन्हा ने शिकायत विजय कुमार सिन्हा ने, पर ये तो मतलब काफी स्ट्रांग क्षेत्र है, मतलब 3 हाँ नहीं, लेकिन वो वहाँ हो सकता है जब स्ट्रांग क्षेत्र तभी लड़ाई। इसने उनका बयान भी ये था कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं, वो बूथ कैप्चरिंग करना, वोट कब्जा कर लेना, इस तरह की बात उन्होंने की। नहीं, इन्होंने ये कहा कि तो अभी सत्ता में नहीं आए आरजेडी वाले, तब ऐसा रूप दिखाई दे रहा है। नहीं, ठीक नहीं, कमजोर उप मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से कोई कार्रवाई कर। उप मुख्यमंत्री कमजोर है, आपने कहा? नहीं, जो सत्ता में नहीं वो लोग उन पर हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे ही लगा ना। फिर गाड़ी उनकी वहां से पीछे की गई, लोग जो थे लगातार नारे लगा रहे थे। और देखिए, डिप्टी सीएम को गाड़ी पीछे लेनी पड़ रही है, ये दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। इससे सोच रहा हूँ और अब ऐसी क्या नाराजगी हुई थी ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि उनका कहना है कि आरजेडी के लोग हंगामा कर रहे थे, पॉलिटिकल वर्कर थे जो लोग वहां पर एक सीन क्रिएट करना चाहते थे, ऐसा विजय कुमार सिन्हा का कहना है। वो लोग अपनी कोई शिकायत बता रहे हैं, लेकिन बात ठीक है, डिप्टी सीएम है भाई वो, और चुनाव के वक्त तो चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है। जिस दिन वोट पड़ना होता है उस वक्त गाड़ी घुमाई जा रही है, फिर गाड़ी निकाली गई यहां से, क्योंकि सामने बड़ी तादाद में लोग खड़े हो गए थे। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था, गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके? ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है, क्या? ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से।
धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। बड़े गुस्से में हैं विजय कुमार सिन्हा जी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं याद दिला दूं, वो डिप्टी सीएम भी हैं। उन्होंने कहा मैं धरने पे बैठूंगा यहीं जब तक यहां व्यवस्था ठीक नहीं होती है। इतना कमजोर एसपी आपने लगा रखा है यहां, पता नहीं किससे वो फोन पर शिकायत कर रहे थे। हमारा अनुमान है कि भाई पुलिस के किसी बड़े अफसर से ही कर रहे होंगे कि आपका एसपी बड़ा कमजोर है, हो सकता है डीजीपी से बात कर रहे हो। भाई जहां का भी होगा बिहार पुलिस का ही होगा ना। उन्होंने कहा धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, तो किस पर सवाल था, अपने प्रशासन पर या इलेक्शन कमीशन पर? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सब इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है बिहार चुनाव के वक्त, लोग तो वही होते हैं। भाई एसपी यहां नहीं कहीं और काम करता होगा, करता तो बिहार में ही होगा ना, जिससे भी उनकी शिकायत थी। अब वो कह रहे हैं मैं धरना दूंगा, सब आरजेडी के लोग आके हंगामा कर रहे हैं, सुबह से यहां पर ये धांधली चल रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि डिप्टी सीएम है तो कहीं कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां उनका विरोध ना हो। लेकिन और सौरभ जी, चुनाव में तो हो सकता है ये इलाका ज्यादा महागठबंधन के सपोर्टर्स का होगा, लेकिन ये जो लोग भी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? पुलिस वालों के ऊपर गोबर फेंका हुआ है, मिट्टी फेंकी हुई, हो सकता है पत्थर भी चले हुए हैं। किसी भी स्थिति में आपको प्रत्याशी से नाराजगी भी जतानी है तो आप कैसे उसकी गाड़ी पर गोबर फेंक देंगे, और भी चुनाव के समय कोई प्रतिक्रिया हो जाए, दो लोग आमने सामने आ जाए, और ये जिम्मेदारी तो सुरक्षा बलों की, वो सुरक्षा बल सुरक्षा जो उनके साथ सुरक्षा में लगे हुए हैं वो बचाने में उनको लगे रहे। लेकिन उनकी भी वर्दी पे आप देखिए चारों तरफ गोबर फेंका हुआ है, गाड़ी पर तो फेंका ही है। तो ये कोई भी जो कर रहा है, यानी इसका दूसरा पहलू एक होता है। एक तो ये है कि ठीक है वहां विजय सिन्हा कमजोर हैं, इसका मतलब इतने मजबूत नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू आप देखिए तो क्या वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो वोटर को बूथ तक नहीं जाने दे रहे हैं? अगर प्रत्याशी सुरक्षा के साथ नहीं जा पा रहा है तो क्या ये जो भी ये इलाका है, गांव है, जो भी बूथ है, क्या वहां लोग जा पा रहे हैं? क्या वहां ठीक से वोटिंग हो रही है? क्या तो ये तो देखना पड़ेगा ना। अभी जो लग रहा है मामला, और डिटेल हमारे रिपोर्टर भेज देंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये वहां पहुंचे होंगे, जाहिर है कि यहां पर इनके ज्यादा समर्थक नहीं है, ज्यादा वोटर वहां पर महागठबंधन के हैं। उनको दिखा विजय कुमार सिन्हा बड़े लीडर हैं, उन्होंने नारेबाजी वगैरह शुरू की। ये अंदर जाना चाह रहे होंगे, जहां वो कह रहे हैं कि फिर मुझे एसपी ने रोका, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। कोई भी प्रत्याशी होता है उसका राइट होता है कि वो पोलिंग बूथ तक जा सकता है। ठीक है सर। सौरभ जी, एक लाइन आपको बता दूं, इस बूथ पर बूथ एजेंट ने बैठने से मना कर दिया, यानी जो स्थिति होगी वो उतनी अच्छी नहीं रही होगी। बीजेपी का बूथ एजेंट नहीं बैठा नहीं है, तो वो कमजोर ये स्थिति और लेकिन इसकी दूसरी भी एक वजह है कि ये जहां से इनको गोबर और मिट्टी सब फेंकी जा रही, क्योंकि मुझको ये वहीं के पता चल रहा है, सड़क नहीं बनी है इसलिए विरोध हो रहा है। हाँ तो ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक बात कर रहे थे वो मसला नहीं झेलनी पड़ेगी भाई। अगर आपके इलाके में सड़क नहीं बनी है, ये वहीं से लोग उसी की नाराजगी है। तो मैंने भी खुद को करेक्ट किया क्योंकि जानकारी नहीं थी, सुरक्षा वाला लग रहा था, लेकिन ये सड़क नहीं बनी है, ये उप मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर इनका विरोध होना ही चाहिए। और सड़क इसलिए भी नहीं बनी होगी क्योंकि उनको लगा होगा कि ये हमारे समर्थक नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी स्थिति हो, कोई भी ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो तो सकता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन किसी भी स्थिति में उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर सड़क नहीं बन रही है तो फिर ये तो देखना पड़ेगा ना कि आप क्या काम नहीं, ये तस्वीर किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है एनडीए के लिए कि आपके उप मुख्यमंत्री का विरोध हो जाए, गोबर पत्थर चल जाए वहां पर, और उसके बाद आपको ये कहना पड़े धिक्कार है प्रशासन पर, एसपी की शिकायत करनी पड़े, धरने की धमकी देनी पड़े, तो फिर क्या मतलब रह गया? अच्छा, काम आप न करो, कायर एसपी काम आपने और अपनी ही प्रशासन, आखिरकार किसके खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा भाषण दिया कि प्रशासन तो इनकी है, किसके विरुद्ध में बोल रहे हैं? ये नीतीश कुमार की प्रशासन है, इनकी प्रशासन है, कि क्या उनके बीच में भी कोई स्प्लिट ऐसा है जिसके बारे में वो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात कर रहे हैं? बट सबसे बड़ा अभी ये मुझे आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार की भी राजनीतिक हिंसा का जो ये एक चरण है वो तो हम देखते आ रहे हैं। वहां पे आरजेडी की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से इस तरह से गोबर फेंका गया। ठीक है, आपकी सड़क नहीं बनी, ये एक मुद्दा हो सकता है, आप नहीं मिलना चाहते उप मुख्यमंत्री से, वो भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप ये हिंसा की जो की है इन्होंने, गोबर फेंकना या पुलिस को या जितने भी ये ट्रूप्स वहां पे हमने देखे उनको आगे बढ़ने नहीं देना, वो भी सही नहीं है। मुझे लगता है प्रशासन की हिंसा कहना भी एग्जेजरेशन है। देखिए, अच्छा, ये जो है विरोध बरियारी गांव है जहां ये सब हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, यादव मतदाता है,
सड़क नहीं बनी है उसका एक चलें विरोध क्या? है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो खबर बताना चाह रहा था, ये न्यूक्लियर का तमाशा कितना बढ़ गया है आगे। और कोई भी लड़ाई जंग ऐसे नहीं शुरू हो जाती कि अचानक किसी का मन करता है और तोप निकाल के ले आता है। बयानों से ही शुरू होती है, फिर आग बढ़ती जाती है। अब जिस तरीके से ट्रंप और पुतिन दोनों इस न्यूक्लियर को इतने हल्के में ले रहे हैं, आप वो बात आज कहां तक चली गई आपको मैं दिखा रहा हूं खबर, बयान सुनाऊंगा। अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट के ट्रैक पर एक बार फिर लौटने जा रहा है। 33 साल के बाद ट्रंप ने कह दिया हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। पुतिन से रिएक्शन पहले लिया गया था, उन्होंने जिम्मेदार बताया पुतिन को। पुतिन ने कहा मैंने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, मैंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की थी, मैंने कोई विस्फोट नहीं किया। लेकिन फिर भी ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अब पुतिन ने ट्रंप को सीधा सीधा चैलेंज दे दिया है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर मैच खेलना चाहता है, न्यूक्लियर गेम खेलना चाहता है, तो हम तैयार हैं, रूस खड़ा है मैदान में, आ जाओ। ये पुतिन का बयान है। पुतिन ने अपने अफसरों से इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी गंभीर मीटिंग की और उन्होंने ये कहा कि आप सब लोग अमेरिका जो भी कर रहा हो न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से, उस पर बड़ी पैनी नजर रखिए, पता कीजिए कि अमेरिका की तैयारी क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट का उसका क्या प्लान है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। मतलब साफ है बिल्कुल, अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम भी करेंगे, आपकी तैयारी ये होनी चाहिए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये पुतिन ने साफ साफ अपने लोगों से कह दिया है। हालांकि उनके साथ में उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि रशिया अपने आप पहले कोई नया परमाणु प्रदर्शन या परमाणु टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ट्रंप अपने देश को यहां ले जाना चाहते हैं तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इफ यू वांट टू प्ले विद न्यूक्स देन काउंट मी इन। Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. फिर व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया कि उनके ऑर्डर के बाद रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड हाइपरसोनिक हथियार बनाना भी शुरू कर दिया है। году поставим на опытно-боевое, в следующем уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». Ну и, наконец, то, ради чего и по поводу чего мы собрались сегодня. Наконец, у России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник», и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. अभी इन्होंने आपने वो जो बोल रहे थे रूसी भाषा में, हमने हालांकि ट्रांसलेशन दिया, आपने सरमत एक नाम सुना होगा, वो बोल रहे थे। सरमत इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो उन्होंने कहा कि ये इस मिसाइल का भी कोई तोड़ नहीं है किसी के पास और अगले साल से ये कमीशन हो जाएगी, यानी हमारी सेनाओं को मिल जाएगी। इससे पहले ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर, सर मैं भूल जाता हूं बार बार उसे क्या कहते हैं, टॉर्पीडो टेस्ट किया और उन्होंने एक अपनी नई सबमरीन भी पानी में उतार दी। इतना तो ये कर चुके हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो भी करने जा रहे हैं। राहुल जी, ये मजाक में लिया जा रहा है ज्यादा, इस सबको क्या है ये? सर देखिए, इस अनाउंसमेंट के बाद यूके में हलचल है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने यहाँ पर वॉर प्रिपरेशंस करने के लिए बोल दिया है कि लोग जो है अपनी मतलब वॉर की तैयारी कर लें। तो ये जो है ग्लोबल वॉर की तरफ जो है कदम उठा रहे हैं दोनों कंट्रीज। अगर देखें तो यूएस जो है वो उन्होंने पहले कहा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, अब रशिया ने कह दिया कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। इसके अलावा ये जो अभी न्यू मिसाइल की बात पुतिन ने की है, ये मिसाइल जो है ये क्रूज मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं जिसमें मिनिएचर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और ये 3 टाइम्स साउंड की जो स्पीड होती है 3 टाइम्स फास्टर रहेगी। तो ये सारी तैयारी जो है जिस ओर जा रही है वो पूरे विश्व को एक युद्ध की तरफ। तो कहाँ है वो दुनिया में जिनको जंगें रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए, वो कहाँ है आजकल?
नहीं, वो आजकल बोल नहीं रहे हैं, मेरे को लगता है अभी आएगा वजह से उनकी हो रहा तरफ है। से भी उनकी कुछ, वजह से ही तो ये हो उनकी वजह से भी। सारी दुनिया में आग कब और किसने लगाई, आप जरा और ज्यादा नहीं 100 साल का इतिहास लगा के खोल के देख लीजिए किसने लगी जंगें लड़ी हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई यूरोप के अंदर, उसके बाद से जितनी लड़ाइयां हुई हैं या तो अमेरिका की और यूरोप की शुरू की हुई हैं, नहीं तो इन्होंने ही Supported है। सपोर्ट बाद में किसी ना किसी बहाने से लड़ाई की। यूरोप लड़ रहा है और फिर इल्जाम देते हैं आप थर्ड वर्ल्ड को, डेवलपिंग नेशंस को, कि भाई एशिया अफ्रीका में लड़ाइयां होती हैं। तो ये तो सीधे सीधे मतलब वाइट यूरोपियंस, अमेरिकन इनके किए हुए काम है। दुनिया में जहां अशांति है वहां आपको आजकल 50 साल का फुटप्रिंट किसका मिलेगा, तो अमेरिका का मिलेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है हम न्यूक्लियर टेस्ट 33 साल के बाद दोबारा करना चाहते हैं, तो वो क्यों चुप बैठेगा? ये तो फिर पुतिन का राइट है, वो तो वो अपने देश में जवाब देना है, तुम क्या कर रहे हो? सर इसमें एक और बात है कि जब न्यूक्लियर टेस्ट शुरू हुए और न्यूक्लियर पावर का जब सारा काम हुआ, CTBT और NPT को छोड़ दीजिए, लेकिन उसका बेसिक पर्पस था डेटरेंट इफेक्ट का। न्यूक्लियर पावर जिन्होंने भी बनाई, उन्होंने कहा, उनका एक लॉजिक या एक्सक्यूज ये था कि हम डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं। डेटरेंट का मतलब कि कोई दूसरा देश ये हिम्मत ना करे कि लड़ाई कर सके, और इसलिए सारे देशों ने ये कर लिया। पर अगला देश अमेरिका ही है जिसने उसका इस्तेमाल किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो है, लेकिन बात डेटरेंट के और लिए किसी ने इस्तेमाल था। और अब आप जब रोज उसको इंस्टिगेट करेंगे कि आज सर मुझे बताएं 2 सवाल का जवाब। पहला, आपको लगता है कि ट्रंप वाकई कोई न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे? न्यूक्लियर परीक्षण तो करेंगे, करेंगे। हाँ। और वो करेंगे तो क्या पुतिन नहीं करेंगे? करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। हाँ। तो ये आगे बढ़ रही है ना बात, ये गर्मी बढ़ती जा रही है। ये वैसा है कि तुम एक बार एक थप्पड़ मेरे को मार के दिखाओ, हाँ। तो फिर वो मार देता है, तो फिर वो उसके थप्पड़ मार के दिखा रहा है। अगर वो करेंगे तो चीन कहाँ पीछे रहेगा? चीन भी वो अपनी करेगा। तैयारी कर लेगा ना। जब यूके तैयारी कर सकता है तो चाइना क्यों नहीं और एक करेगा? बार हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था आरती जी कि ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका और रूस जो है बहुत बड़े मुल्क है, हमसे कई कई गुना बड़े हैं। मैं एरिया केवल साइज की बात कर रहा हूं, तब भी इनके पास उतनी खुली जमीन नहीं है कि आज के जितने विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार होते हैं या जितनी ताकत के, वो ये बगैर अपनी जनसंख्या को नुकसान पहुंचाए कर सके, नहीं कर सकते। इसलिए जितना जमीन के अंदर जा सकते हैं उतना जाके करते हैं, या समंदर के नीचे जाके करते हैं। इतनी उनकी यील्ड होती है हथियारों की। सर अब मुझे जो समझ आ रहा है, जो भी स्टेटमेंट अमेरिका से आ रहे हैं, अब रशिया से आ रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, मुझे लगता है कि ये वही पुराना खेल है जिसमें काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने, चूंकि न्यूक्लियर डिटरेंस का एक कॉन्सेप्ट था और कॉन्फ्लिक्ट्स जो जितने भी दुनिया में हैं, वो इंडिया पाकिस्तान का हो या अफ्रीका के वॉर्स हो या मिडिल ईस्ट के वॉर्स हो, सब किए कराए, आपने सही कहा, वो वाइट क्रिश्चियन कॉलोनियल पावर जो है उनके बनाए हुए कॉन्फ्लिक्ट्स है। और उन्होंने ही जो ये आर्म्स रेस और न्यूक्लियर रेस जो है पूरी दुनिया में जो फैलाई, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी डेवलपमेंट छोड़ के न्यूक्लियर रेस के पीछे भागना पड़ा, ये उनका करा धरा है और ये वापस उधर ही पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका एक एम्पायर, इकोनॉमिक एम्पायर, या यूरोप एक इकोनॉमिक एम्पायर, यूके एक इकोनॉमिक एम्पायर, उस एम्पायर की जो पोजीशन थी, यूनिपोलर वर्ल्ड जो बना कोल्ड वॉर के ख़त्म होते, और फिर आपको याद होगा रशिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हुई कि वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, वो जितने भी उनके न्यूक्लियर वेपन्स थे उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। कई सारी ट्रीटीज़ हुई नॉन प्रोलिफरेशन की, लेकिन पिछले 35 साल में प्रोलिफरेशन भी हुआ, कहाँ हुआ ये समझने की ज़रूरत है। वो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये कंट्रीज जिनके पास खाने को नहीं था, जिनके पास डेवलपमेंट के लिए रोकने का काम आपका था ना। हाँ, आपने वही पाकिस्तान को क्यों लेने दिया न्यूक्लियर? नॉर्थ कोरिया के पास कैसे आ गया? परमिशन क्या, उन्होंने पकड़ाया, उनको सपोर्ट किया। आप नॉर्थ कोरिया को चाइना ने पाकिस्तान को, यूएस ने पाकिस्तान को, नॉर्थ कोरिया को, ये सारी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स मिले ही इसलिए क्योंकि इस रेस में ये वापस लाना चाहते हैं पूरी दुनिया। बहुत से लोग कहते हैं देखिए कि ये जब पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया तब शुरू हुआ, और कोल्ड वॉर जो खत्म हो गई थी यूएसएसआर के खत्म होने के साथ, वो कोल्ड वॉर दोबारा शुरू हो गई। क्या ये बात सच है? और क्या ये बात केवल कोल्ड वॉर तक ही जाके रोकेगी या एक्चुअल वर्ल्ड वॉर भी, या नहीं एक तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है? देखिए, एक टैसिट एग्रीमेंट जो है यूरोप के अंदर या वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक दूसरे के देशों में
जो यूक्रेन में हो रहा है, इन अ वे आप इसको एबरेशन भी कह सकते हैं, या जो आप ईस्ट यूरोप की कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें बॉस्निया, चेकोस्लोवाकिया जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लिमिटेड और छोटे लेवल के लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जापान में नागासाकी, हिरोशिमा आपने उड़ा दिया, आपको न्यूक्लियर अपने टेस्ट करने थे और उड़ा दिए। और जहाँ पे भी हम अभी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं जिसमें कैजुअलिटी बहुत बड़े लेवल की हो, जैसे गाजा में है या यूक्रेन में भी, लेकिन यूक्रेन की कैजुअलिटी हमें मालूम ही नहीं, ना ही रशिया की कैजुअलिटी हमें मालूम है। जो भी मिल रहा है वो कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं मिलता है आपको कि किसका एक्चुअल क्या हुआ है। तो अब आती है कि ये कोल्ड वॉर जो खत्म हो गई थी, क्या ये दोबारा? कोल्ड वॉर सिर्फ रशिया और यूएस में नहीं, मुझे लगता है चूंकि अब 3 ब्लॉक्स अभी हमें दिख ही रहे हैं, रशिया एक तरफ है, चाइना एक तरफ है, यूएस एक तरफ है, और यूरोप कहाँ है उसका ही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो रशिया चीन के साथ है, क्या अमेरिका के साथ जा रहा है। उनका जो डायलेमा है वो अभी सेटल नहीं हुआ। इसलिए कोल्ड वॉर है, उसका रूप अलग है, उसका फीचर्स अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, लेकिन एक स्ट्रगल है पावर्स के बीच। अब ये देखिए, अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर बहुत है, मीडिया की पावर, फिल्मों की ताकत बहुत है। उसने 50 साल कम्युनिस्टों को और खासकर यूएसएसआर और रूस को विलेन बना के रखा दुनिया के सामने। हम भी वही फिल्में देख के बड़े हुए हैं। हमारी नजर में अमेरिका का हीरो होता था और विलन हमेशा रूस का होता था। असल में कौन है हीरो, कौन है विलन? देखिए, एक तो सबसे पहले अभी जिस बात की जरूरत है, 192 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में, और ये बात सुनने में शायद अभी उस तरह से बहुत न समझ में आए, लेकिन क्या ये वक्त नहीं है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लेकर आए कि कोई भी इस तरह के न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं करेगा? अब कोई कह सकता है कि जब अमेरिका और रशिया दो तरफ खड़े हैं तो उसमें ऐसे प्रस्ताव का क्या मतलब है? प्रस्ताव से तो गाजा भी नहीं रुका, लेकिन ऐसा प्रस्ताव आएगा तो कम से कम हमें पता तो चले कि दुनिया के किन देशों के मन में क्या है। हम जो आज बात कर रहे हैं वो हम इस पर बात कर रहे हैं कि अमेरिका अपना कुछ करेगा, रशिया कुछ करेगा, कल को विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध हुआ तो फिर यूनाइटेड नेशंस की भूमिका आती है। इसको बार बार हर कोई कह रहा है कि वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में वहां पर देशों की आवाज सुनाई दे, इसकी बड़ी जरूरत है। अमेरिका क्या करता रहा है? अब ये जो आपने बताया ना, मैं तो अभी देख रहा था, चलिए भारत भी थोड़ा ताकतवर हुआ तो हम तो फिल्मों को सॉफ्ट पावर मांगते थे कि वो अफगानिस्तान में अमिताभ बच्चन की फिल्म चलती है, लेकिन वो सॉफ्ट पावर नहीं है। अब दिखती है हमारी सॉफ्ट पावर जब हमारे ओटीटी में, वेब सीरीज में हमारा एजेंट जाता है और इस्तांबुल में कुछ करके आ जाता है। अमेरिका वो सब करता रहा, उनका हीरो जाता था और बड़ी बड़ी सरकारें उनके 4 एजेंट जाके गिरा देते थे। ऐसी ढेरों हमने देखी हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया को उसको एक उस तरह से देखना होगा, लेकिन मूल बात यह है कि क्या दुनिया इस पर रिएक्ट नहीं करेगी? ये दुनिया की तबाही का हथियार, वो परीक्षण करने की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ बोलना ही चले, एक डिफंक्ट हो चुका है, यूएन में कुछ नहीं बचा है। मैं आपको बोलूं, अमेरिका ने इराक पे हमला किया, यूएन ने क्या कर दिया?